नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आपका सबसे श्रृंगार, सबसे ज्यादा आपका रुचि, सबसे ज्यादा आपका ध्यान आपके जुल्फों पर होता है। वह चाहे मूवी हो, चाहे आपका रियल लाइफ हो, सब जगह जुल्फों का बहुत बड़ा किरदार होता है। जुल्फों का बहुत बड़ा रोल होता है। आप सजाते रहते हैं, संवारते रहते हैं, हर पल देखते रहते हैं। आईने में जब भी आप सामने आते हैं तो चेहरा बाद में, जुल्फें पहले देखते हैं, कंघी फेरते हैं, हाथ फेरते हैं। लेकिन जब यह जुल्फें गिरना शुरू हो जाता है, एक एक बाल गिरता है, तो जैसे लगता है कि आपका जान गिर रहा है, आपका जहान गिर रहा है। वह चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, सबकी यही दशा है। यह देख करके जो तकलीफ है उसको ध्यान में रखते हुए पहुंच चुका हूं अंबेडकर नगर के सुप्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ और हेयर के जो विशेषज्ञ हैं, जीडी वर्मा सर के पास। डॉक्टर जीडी वर्मा सर, आपका एबीएन न्यूज प्लस के जितने दर्शक हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद ज्ञानी जी। आपका आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल ये है, ये जो जुल्फे हैं, जो बाल हैं, कितना मायने रखता है आदमी के फिगर पर? देखिए, बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि बाल अगर एक कहावत है, पुरानी पुरानी कहावत है कि अगर बाल नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए बाल का महत्व हमारे जीवन में जो है, कम से कम जो है कॉस्मेटिक अपीयरेंस में बहुत ज्यादा है। और बाकी इसके बारे में जितना भी केयर किया जाए उतना कम है। अगर ये गिरना शुरू हो जाए, मेल पर जाने दीजिए, फीमेल पर क्या गुजर? देखिए, बाल के गिरने के बारे में या उसकी सावधानियों पे चर्चा करने के बारे में या गिरने के क्या कारण हैं उसके बारे में चर्चा करने के पहले मैं आपको सबसे पहले बाल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। बाल की फिजियोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये समझिए, मनुष्य जो जिसके पूरे बाल होते हैं उसके सिर में लगभग 1 लाख बाल होते हैं। आज से सब लोग हर आदमी जिसके पूरे बाल होते हैं सिर में लगभग 1 लाख बाल होते हैं। और बाल की जो ग्रोथ होती है वो लगभग 1 सेंटीमीटर ग्रोथ होती है 1 महीने में। प्रतिदिन लगभग 0.3 मिलीमीटर हेयर ग्रोथ होती है। और ये 2 डाटा हो गए। और तीसरा ये है कि बाल एक्चुअली 3 स्टेजेस में होता है। हेयर की एक हेयर साइकिल चल रही होती है जिसमें 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है एनाजन, एक होता है कैटाजन और एक होता है टीलोजन। जो एनाजन फेज होता है, एनाजन फेज में हेयर मनुष्य के सिर के लगभग 90% बाल होते हैं। जो कैटाजन होता है उसमें लगभग 1% बाल होते हैं और जो टीलोजन फेज होता है उसमें लगभग 9% बाल होते हैं। जो एनाजन फेज होता है वो मेन फेज होता है, वो ग्रोथ फेज उसको कहते हैं हम लोग। और वो लगभग मान चलिए 2 से 8 साल चलता है। और एनाजन वाला फेज जब कंप्लीट होता है तो बाल प्रवेश करता है कैटाजन फेज में। उसमें लगभग 2 हफ्ते के लिए रहता है। और कैटाजन फेज के बाद फिर बाल प्रवेश करता है टीलोजन फेज में, और वो फेज लगभग 3 महीने के लिए चलता है। तो मनुष्य का प्रतिदिन लगभग ये मान चलिए कि टीलोजन फेज में लगभग 30 से 50 बाल होते हैं जो टीलोजन फेज कंप्लीट कर चुके होते हैं, जिनको गिरना होता है। तो अब ये आप आज से ये सब लोग ये जान लीजिए कि सारे दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि मनुष्य का प्रतिदिन 30 से 50 बाल, इवन 70 बाल तक गिरना नॉर्मल होता है। और उसको हेयर फॉल की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। जब तक 100 से ऊपर बाल ना गिरने लगे तब तक उसको हेयर फॉल नहीं कहा जाता है। और 100 से ऊपर में भी अगर 100 बाल गिर रहा है तो लगभग उसको माइल्ड हेयर फॉल कहा जाता है। 200 के आसपास अगर बाल गिर रहे हैं तो उसको मॉडरेट हेयर फॉल कहा जाता है। और लगभग 300 के आसपास जब बाल गिरते हैं तब उसको सीवियर हेयर फॉल कहा जाता है, और उस समय आपको डॉक्टर की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब, आपने सीवियर तक बता दिया, लेकिन महिलाओं का एक बाल गिर जाता है तो दिल तो एक ही होता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनका पूरा दिल गिर गया। देखो, महिलाओं के बारे में मैं खाली एक चीज बताऊंगा कि होता क्या है कि जब आपको हमेशा अपने बाल गिरने में औसत देखना चाहिए। होता क्या है कि महिलाएं जैसे दिन में एक आध बार कंघी की, उसमें 10-5 बाल गिर गया। उसके बाद जो है हफ्ते में 2 दिन शैम्पू करती हैं। अब जब 2 दिन शैम्पू करती तो उस दिन उनका 60-70 बाल 100 बाल के ऊपर भी गिर सकता है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप 50 बाल का औसत जोड़ करके चलिए तो लगभग 350 बाल हफ्ते भर का हो गया। तो हफ्ते भर में उन लोगों ने केवल 2 दिन शैम्पू किया, 2 दिन 100-100 बाल गिर गया, तो 200 ही बाल तो हुआ। और उसके बाद बाकी दिन 10-10 बाल गिर रहा है तो कुल मिलाकर तो भी 250 बाल ही रह गया। तो कुल मिलाकर के महीने का औसत तो 250 बाल ही आया। लेकिन जिस दिन वो शैम्पू करेंगी उस दिन जब बाल का गुच्छा उनके सिर में आ जाता, हाथ में आ जाता, उस दिन वो रोती हुई सीधे डॉक्टर के पास पहुंचती हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बहुत बाल गिर रहा है। जबकि उनको पूरे अपने हफ्ते भर का एवरेज देखना चाहिए कि 350 बाल से ज्यादा है या कम। डॉक्टर साहब, क्या करें क्या ना करें, इस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन नारी सशक्तिकरण के कारण सबसे पहले हमने महिलाओं पर जोर दिया। लेकिन मैं अपने पक्ष की तरफ आता हूं
कि यह चीज़ पुरुषों में देखना पड़ता है कि जिस तरह का उनका फेस कटिंग होता है, जिस तरह से लुक होता है, जब उनके सिर से बाल गायब हो जाता है, तो वो धन्ना सेठिया लगने लगते हैं। तो लोग कहते हैं कि ज़्यादा प्रॉपर्टी आ गया, पैसा आ गया, इसलिए आपका बाल झड़ रहा है। तो लेकिन उनको चिंता का विषय लगता है। काफ़ी लोग ऐसे हैं, हमारे जर्नलिस्ट पेशे में या वैसे भी, कि विग लगाना चालू करते हैं। तो उनका अगर बाल गिरता है तो किस कारण से गिरता है? क्या टेंशन का भी इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट होता है? नहीं देखिए, टेंशन का तो होता है, लेकिन ये जनरली जो हेयर फॉल जो अक्सर आप लोगों को पुरुषों में दिखता है, वो बेसिकली मेल पैटर्न हेयर फॉल होता है या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया इसको कहते हैं। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बेसिकली एक आनुवांशिक पैटर्न है, जिसमें अगर पिताजी के बाल या मामा साइड में किसी के बाल गए हुए हैं और पिता से सीधे पुत्र में जाता है, बेटियों में नहीं जाता है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये हेयर फॉल बेटियों को प्रभावित नहीं करता है और जो है केवल पुरुषों में होता है। और इसमें जब अब इसका मतलब सीधा मैं हिंदी में जो अपने दर्शकों को भी अपने पेशेंटों को भी समझाता हूँ, समझिए आप भगवान के यहाँ से लिखवा के लाए हो कि आपके बाल गिरने हैं। और जनरली ये बाल तब गिरता है जब उसके हार्मोन्स बनने शुरू होते हैं। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है तो टेस्टोस्टेरोन एक एक्टिव फॉर्म होता है, डीएसटी उसको कहते हैं। तो जब डीएसटी बनता है तो वो डीएसटी जो है हेयर फॉल कराना शुरू कर देता है या बाल को मिनिएचर फॉर्म में कर देता है, बाल को हल्के फॉर्म में कर देता है। और वो जनरली 20-21 साल से बाल गिरना शुरू होता है और उसके बाद 25-30 साल तक और ज्यादा गिर जाता है। तो इसी में बेसिकली बेसिक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। इसको हम लोग जो है जितना हो सकता है प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, कि जिसके बाल 25 साल में गिरने हैं तो उसको हम लोग 30-35-40 साल तक प्रोलॉन्ग कर सकते हैं ट्रीटमेंट से। अल्टीमेटली देखिए, उसको या तो विग लगाना पड़ेगा या तो हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। लेकिन एक होता है कि जितना हो सके मैक्सिमम उसका 30-35-40 साल तक उसको क्रॉस करा दिया जाए। और उसके बाद वैसे भी लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है बाल में। लेकिन यह है कि कम से कम जब तक एज होती है, शादी ब्याह का जब तक उम्र होता है, तब तक एटलीस्ट हम लोग रोक सकते हैं। और उसमें बहुत सारी नई नई दवाइयां भी आ चुकी हैं। डॉक्टर जीडी वर्मा, अंबेडकर नगर के काबिल डॉक्टरों में एक नाम शुमार है आपका। जेनेटिक होता है हेयर फॉल, मेंस में, फीमेल में। लेकिन इससे अगर बचना हो, हमको चैलेंज करना हो कि जेनेटिक है, उनको पता है, लेकिन हमको इसको रोकना है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? बेसिकली देखिए, जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेयर फॉल के मेन कारण क्या क्या होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा एक कारण के बारे में आइडिया होगा तभी आप रोक पाओगे। तो हेयर फॉल जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है स्कारिंग एलोपेशिया, एक होता है नॉन स्कारिंग एलोपेशिया। जो स्कारिंग एलोपेशिया होता है उसमें बाल जो है जड़ सहित गायब होता है, उसमें रूट सहित गायब होता है, वहां पे उगने का कोई चांस नहीं होता है। वो जनरली कुछ बीमारियों में होता है, जैसे डीएलई है, एलपीपी है, या बर्न हो जाए, सिर में किसी का जो है बर्न हो जाए, तो उनमें होता है। वो जनरली उसको आप जो है उसको डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए, वो आपका पार्ट नहीं है। दूसरा होता है नॉन स्कारिंग एलोपेशिया। इसमें बाल की जड़ें अंदर होती हैं लेकिन हल्के फॉर्म में होती हैं। उन मेनली हम लोगों को जो ट्रीटमेंट करना होता है उन्हीं का करना होता है। इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे प्रेगनेंसी के बाद जो है महिलाओं में जो है इम्यूनिटी वीक हो जाती है। उसके बाद एकाएक हेयर फॉल होने लगता है, या कोई सर्जरी किसी की हुई हो तो सर्जरी के बाद बाल बहुत ज्यादा गिरने लगते हैं, या कोई इन्फेक्शन हो जाए जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, या ऐसी जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, तो उसके बाद बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है, उनकी वजह से हेयर फॉल होने लगते हैं। या एक थायराइड की बीमारी होती है जिसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, महिलाओं में बहुत कॉमन होती है। थायराइड की बीमारी में भी हेयर फॉल बहुत होता है। और एनीमिया एक होता है जिसको खून की कमी कहते हैं, अगर ये होता है तो उनमें भी जो है हेयर फॉल बहुत होता है। या कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ दवाइयां होती हैं जिनको जब चलती हैं तो उनसे हेयर फॉल होता है। तो अगर ये आपकी जानकारी में होंगी, जैसे जो भी कोई बीमारी है अगर उसको आप करेक्ट कर लेते हो तो काफी हद तक पोर्शन उसका भी सही हो जाता है। अब हम आते हैं सावधानियों पे। जो सावधानियां हम लोग घर पे रह करके जो है कर सकते हैं, जिनसे हम लोग अपने बाल को मेंटेन रख सकते हैं। कम से कम जिसके बाल अच्छे हैं वो उस अच्छी कंडीशन में कैसे मेंटेन रखे। तो सबसे पहले नंबर पे जो पहली सावधानी है, एक्सरसाइज। हर आदमी को एक्सरसाइज करनी। एक्सरसाइज का बेनिफिट क्या होता है? एक तो आपका मूड एलिवेट होता है, आपका स्ट्रेस आपकी बॉडी से खत्म होता है। दूसरा यह है कि किसी भी तरीके का आप एक्सरसाइज करते हो उससे पूरे बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उससे हेयर का भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उससे जो है हेयर फॉल रोकने में मदद मिलती है। कुछ लोग बिग लगाते हैं सर, बिग हेयर फॉल को रोकता है या हेयर फॉल उससे ज़्यादा बढ़ जाता है? ये आप बताइए। नहीं, बिग का ना तो हेयर फॉल बढ़ाने में, हेयर फॉल रोकने में बिग का कोई रोल नहीं है। बिग तो एक कॉस्मेटिक है कि अपना उसको आप एज ए जैसे कैप है समझ लीजिए, उसी तरीके से आप बिग समझिए। और बिग बल्कि थोड़ा मोड़ा हेयर फॉल को बढ़ा ही सकता है, क्योंकि जैसे उसके अंदर जैसे गर्मी होगा, पसीना होगा, वहां पे फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। लेकिन जनरली कोई उसका ऐसा रोल नहीं है कि उससे हेयर फॉल बढ़े या हेयर फॉल घटे।
और अब हम दूसरी सावधानी पे आते हैं। दूसरा ये है कि हेयर जो हम लोग अपने लोगों की दादी नानी जो बहुत पहले आपको याद होगा कि हम लोगों का हेयर बालों में तेल लगाती थी और बाल को मसाज करती थी। तो उस मसाजिंग का बहुत अच्छा रोल है और हफ्ते में कम से कम आदमी को 2 दिन स्कैल्प मसाज करना चाहिए। और मसाज करना चाहिए मोस्ट जिनका बाल ड्राई है या जिनका स्कैल्प ड्राई है उसको कोकोनट ऑयल से, नारियल तेल से मसाज करने में 2 फायदा होता है। एक तो स्कैल्प जो है, जो ड्राई स्कैल्प होता है वो मॉइस्चराइज हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, और दूसरा मसाजिंग से क्या होता है कि ब्लड सप्लाई बढ़ती है। ब्लड सप्लाई बढ़ने से जो है हेयर फॉल जो है रुक जाता है। जैसे मूवी में आता है हम्म, कि लहरा के जुल्फें, इस तरह का अगर मान लीजिए मेल हो या फीमेल हो, दोनों अगर उस मूवी के साथ अपने आप को कंपेयर करता है, तो उसको क्या कुछ करना चाहिए? देखिए बेसिकली तो जो सबसे पहले लहराने वाली बात पे मैं बता दूं कि बालों को लहराने का भी साइड इफेक्ट है। जब आप बाल खोल करके चलते हैं तो उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है, सूरज की किरणें पड़ती है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी हेयर फॉल होता है। वो भी एक हेयर फॉल का कारण है। ये भी खतरा है, खतरा है। जनरली बाल को ढक के चलना चाहिए और महिलाओं को जो है बालों को अपने ढक करके चलना चाहिए या छोटी बना के चलना चाहिए, ताकि सारे के सारे बाल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कांटेक्ट में ना आए। बाल को मेंटेन रखने के लिए खाने पीने में 2 मेन चीजें हैं। एक 2 विटामिन होते हैं, एक विटामिन B5 होता है, एक विटामिन B7 होता है। जो विटामिन B5 होता है उसका नाम कैल्शियम पेंटोथेनेट होता है। जो विटामिन B7 है उसको आप सब लोग जानते होंगे, उसको बायोटिन के नाम से जाना जाता है। आजकल बायोटिन का बहुत माहौल चल रहा है, हर जगह पे बायोटिन की टेबलेट्स मिल रही हैं। तो जनरली जो है अब जैसे विटामिन का जो टेबलेट लेना है वो तो चलिए जिसको लेना है वो ले ही सकता है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फ्रूट है, सलाद है, गाजर है, मीट है, अंडे हैं, इन सब में बायोटिन मिलता है पर्याप्त मात्रा में। इन सब का सेवन अगर आदमी ज्यादा से ज्यादा करता है, उसके साथ साथ प्रोटीन रिच डाइट ले, और जो है हरी पत्तेदार सब्जियां ले, और जो है आयरन रिच डाइट ले, जैसे पालक है या जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, तो उनको अगर आदमी लेता है तो अपने जो है जुल्फे जो है खूब अच्छे से लहराने टाइप वाली जुल्फे अपने आदमी को मेंटेन रख सकता है। अगर वो ड्रग लेना चाहे, मान लीजिए उसका बहुत तेजी से हेयर फॉल हो रहा है, आप तक नहीं पहुंच सकता, और वो ड्रग लेना चाहता है प्रिवेंटिव एक्शन के लिए, तो प्राइमरी लेवल पर कौन सा ड्रग ले कि उसमें थोड़ा सा उसको राहत मिल सकता है? उसमें बस यही है कि जो बायोटिन के टेबलेट्स आते हैं जिसमें विटामिन B7 या बायोटिन होता है उसको ले सकता है वो 2 से 3 लेकिन अगर उसको लेना है तो कम से कम 2 से 3 महीने कॉन्टिन्यूअस ले। और प्लस उसके साथ साथ अपना अगर देख ले, अगर उसका हीमोग्लोबिन कम रहता है तो आयरन की भी टेबलेट्स ले सकता है। तो उससे उसको जो है कुछ हद तक इंप्रूवमेंट हो जाएगा। जो दैनिक जीवन है, सोने, जगने का, एक्सरसाइज करने का, खाने का, इसका भी इफेक्ट दिखता है हेयर फॉल पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें अब वही उसी पे मैं आ रहा था। तो दूसरी चीज ये है कि एक्सरसाइज तो मैंने बता ही दिया पहले। दूसरा जो है स्ट्रेस, जो है जितना ही कम आप स्ट्रेस में रहेंगे, जितना आप योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, या आपकी कोई हॉबी है जैसे सिंगिंग है या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, अगर आप ये करते हैं तो उससे हेयर फॉल में मदद मिलती है, हेयर फॉल कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तीसरा मैं एक सबसे अच्छी चीज आ जाऊं सबसे पहले शैम्पू पे। जो बाल धुला जाता है, महिलाओं का सबसे मेन मतलब ये होता है क्वेरी कि जब आप बाल धुलते हैं उसके बारे में कुछ सावधानियां उसको मैं बताना चाहूंगा इसमें। जैसे जिसके बाल तैली है, ऑयली हेयर है, उसको तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज करना चाहिए उसको, जिसमें थोड़ा सा मात्रा में सल्फेट होता है। बाल चिपचिपा होता है या तैली होता है या बालों के अंदर में उसको लग जाता है कि मेरे बालों में जो है ऑयल बहुत सिक्रीट होता है या स्कैल्प में बहुत ऑयल सिक्रीट होता है, उसको पता चलता है। और किसी किसी को अपना पता होता है कि मेरा मेरा जो है स्कैल्प बहुत ड्राई है। तो अगर स्कैल्प ड्राई है तो समझिए उसके बाल ड्राई रहेंगे। अगर उसका स्कैल्प ऑयली है तो मान चलिए कि बाल भी उसी तरीके से ऑयली रहेंगे। तो ऑयली हेयर में तो जो है जो नॉर्मल सल्फेट वाले शैम्पू होते हैं मार्केट में भी जो आते हैं वो भी ठीक रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के ड्राई होते हैं। तो ड्राई वाली कंडीशन में हम लोगों को सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना चाहिए। तो उसमें स्पेशली हम लोगों को देखना पड़ता है सल्फेट फ्री शैम्पू। और दूसरा, धुलते समय बहुत रगड़ रगड़ के नहीं धुलना है, बहुत हल्के हाथ से मसाज करना है। और धुलने के बाद जो है या तो नेचुरली बाल को ड्राई होने देना है, या तो उसको बहुत मोटा तौलिया यूज करना है जिससे उसको जो है अच्छे से सुखवाना है। और ये जो है अच्छे से सुखवा करके, और हाँ, हेयर ड्रायर का प्रयोग नहीं करना है। हर घर में हेयर ड्रायर होगा, आप लोग भी देखते होंगे सारी महिलाएं हेयर ड्रायर तुरंत स्टार्ट कर देती हैं। और हाँ, पानी जो होना चाहिए वो तो ना तो बहुत गर्म होना चाहिए बाल धुलने के लिए, ना तो बहुत ठंडा होना चाहिए। ल्यूक वार्म वाटर मतलब केवल हल्का गर्म पानी यूज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, शैम्पू करने के बाद लोग एक्स्ट्रा कंडीशनर का यूज करते हैं, उसके बारे में क्या? बेसिकली क्या है, जिनका बाल ड्राई है तो वही बेसिकली कंडीशनर का मतलब समझ लीजिए कि मॉइस्चराइजर है वो। एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट के लिए कंडीशनर की यूज किया जाता है। साइड इफेक्ट? साइड इफेक्ट नहीं, उसका पॉजिटिव इफेक्ट ही है। कंडीशनर यूज करना चाहिए, जिनके बाल ड्राई हैं तो शैम्पू के बाद वो कंडीशनर यूज कर सकता है। और हाँ, हेयर ब्रश का प्रयोग नहीं करना है।
आजकल ब्रश का बहुत चलन है, तो ब्रश का प्रयोग नहीं करना है। उसमें जो चौड़े दांते वाले जो होते हैं, जो कंघी होती है, वो प्रयोग करना चाहिए। और अगला मैं ये इसी में ही ये आ जा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, किसी का अगर हेयर फॉल हो रहा है, तो उस समय उसको किसी भी हेयर प्रोसीजर से बचना चाहिए। जैसे स्ट्रेटनिंग है, केराटिन ट्रीटमेंट है, या डाई है, या कोई भी ऐसे प्रोसीजर, क्योंकि उस समय हेयर फॉल और बढ़ जाएगा अगर आप जैसे ही कोई प्रोसीजर कराते हैं। और डाई तो आप लोग आजकल जान ही रहे हैं कि अगर प्री मेच्योर ग्रेइंग हो रही है तो पता चला आदमी को डाई यूज करना, तो डाई में जो है जितने भी केमिकल युक्त डाई है वो मैक्सिमम उसको प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि उससे हेयर फॉल हो जाता है। 3 मेन केमिकल है एक प्रयोग होते हैं। अगर ये तीनों चीजें हैं तो वो वाली डाई नहीं यूज करनी चाहिए, और हर्बल जो बायोलॉजिकल जो डाई होती है वो प्रयोग करनी चाहिए। शैम्पू लोग यूज करते हैं सबसे ज्यादा, किस तरह का शैम्पू यूज करना चाहिए लोगों को और किस तरह से बचना चाहिए जो आम आदमी समझ सके वो चीज? जैसे बेसिकली यही मैं कह रहा था, जैसे जब आप शैम्पू में एक बेसिकली जब आप शैम्पू सेलेक्ट करते हैं, तो वही जिनका जैसे तैली है, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो कोई भी शैम्पू यूज कर ले। वो कैसे समझ पाएंगे? जैसे बेसिकली उसमें आपको थोड़ा सा पीछे कंटेंट्स को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर उसमें कोई ऐसा कंटेंट है जिसमें सल्फेट लिखा हुआ है, तो जनरली लोगों को सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज करना चाहिए, क्योंकि सल्फेट एक केमिकल है, वो हेयर को डैमेज करता है। तो जनरली बस एक शब्द आप समझ लीजिए, सल्फेट फ्री शैम्पू। तो जब भी आप मार्केट में लें, तो आप चाहे तो दुकान वाले से भी पूछ सकते हैं, या उसके आगे कोई ऐसा सॉल्ट लिखा हुआ है जिसके आगे सल्फेट लिखा हुआ है, जैसे लॉरिल सल्फेट या कुछ ऐसा लिखा हो। सल्फेट अगर शब्द लिखा हुआ है तो समझिए सल्फेट युक्त है। अगर सल्फेट नहीं है तो समझ लीजिए वो सल्फेट फ्री शैम्पू है। और इसके लिए कभी अपना, अगर मान लीजिए कभी भी जो है स्किन स्पेशलिस्ट के यहाँ अगर आप जाते हो, विजिट करते हो, तो अपना आप जो रूटीन शैम्पू जो यूज करते हो, उस शैम्पू को आपको ले भी जाना चाहिए। आपको पूछने की, डॉक्टर साहब देखिए मैं ये शैम्पू यूज करती हूँ, ये शैम्पू मेरा सही है कि नहीं सही। फिर उसमें उसका, क्योंकि हजारों शैम्पू आते हैं, हजारों कंपनियां हैं, तो उसमें हम लोग भी सब कुछ याद नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर उसका कंटेंट्स कोई हमको दिखा दे, तो हम तुरंत उसको बता देंगे कि वो सल्फेट फ्री शैम्पू है, या जो है सल्फेट युक्त शैम्पू है, या जो है कोई ऐसा डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कोई केमिकल से बचना चाहता है, आयुर्वेद में क्या कुछ है या दैनिक में क्या कुछ है कि आपके बाल को चमकदार भी बना सकता है और उसके बाद आपके हेयर फॉल को भी रोक सकता है? जैसे इन सब का तो जैसे दही है, ठीक है, दही है, शहद है, इन सबसे कुछ लोग कुछ अपना कुछ चीजें बनाते हैं, जिससे जो है वो बेसिकली देखिए ये सारी चीजें जो लोग आयुर्वेदिक या घर पे जो घरेलू चीजें होती है, वो सब के सब समझिए एक प्रकार से मॉइस्चराइजर है। ठीक है, उसको बस बाल बाल के जो बाल का जो टेक्सचर है उसको अच्छा करने के लिए होती है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जब भी हेयर फॉल होता है, तो अक्सर जो है प्रॉब्लम जड़ के अंदर होती है। तो जब प्रॉब्लम जड़ के अंदर है, तो हमको कुछ ना कुछ जो है उसको नरिश करना पड़ेगा। हमको उसको, जैसे वहां की ब्लड सप्लाई बढ़ानी है, तो उसमें मसाजिंग का रोल ज्यादा आ जाता है। या जो है आप हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट, सलाद, इनकी मात्रा लीजिए जो जड़ों को जाकर के मजबूत करे। क्योंकि जब हेयर होता है क्या कि जो बीज से ब्रेकेज होता है, जो भी आपके घरेलू उपाय होते हैं, वो बीज के जो ब्रेकेज होते हैं, जैसे दो मुहे बाल, उन सबको तो रोक देते हैं। लेकिन अब अगर मान लीजिए किसी को एनीमिया है, खून की कमी है, तो आप कुछ भी घरेलू उपाय करिए, खून की कमी, जब तक खून नहीं बनेगा तब तक वो नहीं रुकेगा। उसी तरीके से मान लीजिए किसी को विटामिन की कमी है, तो विटामिन उसको लेना पड़ेगा, चाहे वो सब्जी के माध्यम से ले, हरी पत्तेदार सब्जियां खाए, या बायोटिन का टेबलेट खाए। तो कुल मिलाकर के इसलिए ओवरऑल मतलब आदमी को दिमाग में रखना है कि मतलब ओवरऑल मैं क्या करूं। और हाँ, दूसरा ये है कि जैसे फास्ट फूड वगैरह से बचना है। आजकल क्या है, बच्चे हैं, चिप्स, कुरकुरे, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, इस टाइप की चीजें खा लिए, उसके बाद शाम को मम्मी से बोले कि मम्मी मेरा जो है मेरा पेट भरा हुआ, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो कई बार क्या होता है, खाना स्केप कर देते हैं। जब स्केप कर देंगे तो जो भी सब्जी घर में बनी होगी फिर वो नहीं खाएंगे। जब वो नहीं खाएंगे, धीरे धीरे करके उन विटामिनों की डिफिशियंसी होने लगती है। जो लोग डाई लगाते हैं, तो उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? किस तरह का डाई यूज करना चाहिए? क्या हेयर फॉल पर इसका भी इफेक्ट रहता है? हाँ, बेसिकली वही है कि जो केमिकल युक्त जो डाई है, जो मैक्सिमम डाई जो मार्केट में आप लोग देखते हो, तो मैक्सिमम केमिकल युक्त डाई ही है। और सब में जो है अमोनिया होता है, या तो पेरोक्सिडेज होता है, या तो पीपीडी होता है। ये सारे अमोनिया फ्री लिखते हैं। अमोनिया फ्री तो लिखते हैं, लेकिन अमोनिया जैसे दो और केमिकल है, एक पेरोक्सिडेज है, एक पीपीडी है। तो जनरली अमोनिया, पेरोक्सिडेज और पीपीडी, ये तीनों फ्री होना चाहिए। जब तीनों फ्री है तब समझिए फिर तो ब्रेक होगा ही। नहीं नहीं, ब्रेक फिर होगा तो फिर किसी ना किसी इंटरनल कॉज की वजह से ही होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। बेसिकली देखिए, जो मैंने बताया था कि अगर हेयर फॉल एक लेवल से ऊपर चला गया, जैसे मॉडरेट या सीवियर लेवल पे चला गया, तो आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए। क्योंकि कोई भी ड्रग आपको खुद से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर के ड्रग का इफेक्ट होता है तो साइड इफेक्ट भी होता है। आजकल जो रिसेंट में जो सबसे मतलब अच्छे जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं, उसमें नंबर 1 पे तो है एक मिनॉक्सिडिल नाम का एक होता है, सॉल्ट है मिनॉक्सिडिल। उसका उसका लोशन आता है, मतलब तेल टाइप का आता है, जो 2%, 3%, 5%, 7.5%, 10% इस परसेंटेज में आता है। मिनॉक्सिडिल के टेबलेट भी आजकल आते हैं, वो यूज किया जा सकता है। दूसरा एक फिनेस्ट्राइड नाम का एक टेबलेट आता है, जो हार्मोन को जो है एक्टिवेट होने से रोकता है, तो उससे भी हेयर फॉल जो है रुक जाता है। तीसरा जो है एक पीआरपी करके एक नया ट्रीटमेंट आया है,
जिसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं। उसमें बेसिकली पेशेंट का ब्लड लिया जाता है, ब्लड लेकर के उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें से एक मटेरियल निकालते हैं, उसको पीआरपी बोलते हैं। उस पीआरपी को हम लोग इंजेक्शन में लेकर के उसको स्कैल्प में सुई से इंजेक्ट करते हैं, और उससे जो है हेयर ग्रोथ जो है बहुत फास्ट होने लगती है। तीसरा एक डर्मा रोलर होता है, एक मशीन होती है जिसमें ढेर सारे कांटे निकले होते हैं, उसको जो है स्कैल्प पे उसको जो है रोटेट कराते हैं, और उससे भी हेयर फॉल रुक जाता है। और बाकी जो है अंतिम नंबर पे तो जब पता चला कि जब ऊपर वाले ने लिख ही दिया है, तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट का नंबर आता है। आपके यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट का भी पूरा सिस्टम लगा हुआ है? हाँ, नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट का सिस्टम है, लेकिन बेसिकली क्या होता है, एक टीम वर्क होता है। जनरली हेयर ट्रांसप्लांट एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया होती है, लगभग 7-8 घंटे लगते हैं। तो जनरली हम लोगों के बिजी ओपीडी होता है, 7-8 घंटे एक पेशेंट के लिए निकालना बहुत आसानी संभव नहीं होता है। सर, मेरे लिए तो 12 घंटा आप निकाल सकते हैं, मेरा भी बिल्कुल, निकल। बिल्कुल। पूरी पूरी टीम बना करके फिर उस दिन के लिए क्लिनिक बंद कर दिया जाएगा, फिर आराम से हेयर ट्रांसप्लांट ही किया जाएगा। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट की पूरी व्यवस्था है। जो भी इंटरेस्टेड है हाँ, हाँ, बिल्कुल। हमारे दर्शक हेयर हाँ, प्लांट के, तो आपसे संपर्क कर बिल्कुल, बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की व्यवस्था है, और बस ये है कि वो एक टीम वर्क है, उसको पूरा प्रॉपर्ली प्लान करके जो है। साइड इफेक्ट कोई सर? हेयर ट्रांसप्लांट अब चूंकि देखिए सर्जरी तो है ही है, तो सर्जरी के जो भी साइड इफेक्ट होते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन जनरली वैसा कोई खतरनाक साइड इफेक्ट नहीं होता, जानलेवा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लोकल लेवल पे अगर ट्रांसप्लांट अच्छे से ना किया जाए, जैसे कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई जो है कीलॉइड फॉर्मेशन हो सकता है, इस टाइप पे होता है, तो वो अगर आप जो है क्वालिफाइड डॉक्टर के थ्रू करा रहे हैं, तो जनरली ऐसी चीजें ना के बराबर होती आप देख लीजिए, मैं कैमरामैन से कहूँ, इतना ये सब निकल चुका है। ये जेनेटिक बोला। हाँ, ये जेनेटिक वाला ही है। अब इसको रिकवर करने के लिए आप अगर मान लीजिए ट्रांसप्लांट करते हैं, हाँ, तो हाँ। क्या वो लाइफ टाइम रहेगा और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा? नहीं, देखिए लाइफ टाइम तो नहीं, लेकिन कम से कम 7-8 साल 10 साल तक तो चलता ही है। लेकिन यह ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको दवाइयों की जरूरत पड़ती है। जैसे खेत में जो है पौधे लगाने के बाद उसको जो है खाद पानी की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से ये भी जो है ये भी एक प्रकार समझिए, इसको पौधा समझिए। और जब जो है यहाँ से पीछे साइड से जो है आपके बाल, यहाँ से बाल लिए जाते हैं, और इस जगह पर उसकी रुपाई की जाती है। रुपाई करने के बाद फिर उसमें यही मिनॉक्सिडिल या कुछ जो बायोटिन वगैरह के टेबलेट्स भी कुछ दिन में, मतलब लॉन्ग टर्म आपको खाने पड़ेंगे, तभी वो मेंटेन रहते हैं। नहीं मतलब सब मिला करके ये शौक बहुत महंगा हो। महंगा शौक है, और लेकिन ये है कि शौक बड़ी चीज है। पुरानी शौक बड़ी चीज है। सारे सारे दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि आपका जो जुल्फों को लहराने का शौक है, वो थोड़ा महंगा तो जरूर है। ये समझ लीजिए कि डॉक्टर साहब पूरी तरह समर्पित हैं, आपके लिए हमेशा हाजिर हैं, और जब भी आपको जरूरत हो हेयर प्लांट कराने का, या आपका हेयर फॉल होता है, तो हमेशा आपके साथ हैं। आप लोगों ने पूरा सलाह लिया। अगर इससे मिलता जुलता कोई सवाल आपके जहन में गूंज रहा हो, तो आप मुझसे करिए, मैं डॉक्टर साहब से वो सवाल करूंगा, आप तक जवाब पहुंचाऊंगा, और फिर मिलूंगा डॉक्टर साहब से। आपको डॉक्टर साहब GD वर्मा सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यानी जी।